नमस्कार दोस्तों, माही क्लासेज में आपका पुनः अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में, उसका कुछ ऐतिहासिक एवं भौगोलिक निर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान शब्द जो है वो कहां से आया। दूसरा हम देखें कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक नाम किस प्रकार से हैं और सांस्कृतिक नाम किस प्रकार से हैं, यानी कि भौगोलिक विशेषता के आधार पर राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता है, क्षेत्रीय नाम किस प्रकार के हैं और सांस्कृतिक जनजातियों के आधार पर किस तरह से उसका जाना जाता है, उसके नाम किस प्रकार से हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी रियासतें मिली, उससे एक राजस्थान, वर्तमान राजस्थान बनकर आया। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि राजस्थान शब्द जो है वो कहां से है। तो राजस्थान शब्द के बारे में वाल्मीकि रामायण में इस प्रदेश को मरुकांता शब्द बोला। किसको? राजस्थान प्रदेश को मरुकांता कहा गया। किसने? वाल्मीकि ने। यदि हम दूसरी बात करें कि राजस्थान शब्द जो है, राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा। दोस्तों ये जो राजस्थान जो प्रदेश है, पूरा जो भूभाग है, वहां पर राजपूत यानी रजवाड़ा, राजाओं का साम्राज्य, राजाओं का स्थान, इसलिए उसे राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान नाम दिया। और ये नाम 1829 में कर्नल जेम्स टोड द्वारा दिया गया। कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे मेवाड़ राज्य के। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ राज्य में अध्ययन किया करते थे, पूरे राजस्थान में अध्ययन करते थे, और ये जो है घोड़े पे सवार करके पूरे राजस्थान का अध्ययन करते थे। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द दिया। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये शब्द इस पुस्तक में प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द किसके द्वारा दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन में पूछा जाएगा कि रजवाड़ा शब्द किसके द्वारा दिया गया, मरुक्रांता शब्द किसके द्वारा दिया गया। इसी प्रकार से अगला है राजपूताना। दोस्तों राजपूताना जो शब्द है वो जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 में दिया गया था। लेकिन इसका साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? दोस्तों इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई पुस्तक सन 1805 में। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में पुस्तक लिखी, उसका नाम है मिलिट्रियन मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। दोस्तों ये पुस्तक जॉर्ज थॉमस के रूप लिए लिखी गई थी और इसमें उन्होंने राजपूताना शब्द का जिक्र किया, यानी कि इस पुस्तक में लिखा गया कि कर्नल जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग, राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द बोला। अगला हम देखें मरुभूमि। मरुभूमि जो है वह अबुल फजल ने इसे मरुभूमि कहा गया। तो दोस्तों इसी के साथ इतिहास में भी राजस्थान जो है शब्द का प्रचलन था। इसका साक्ष्य मिलता है बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में, किंतु वो क्षेत्र के लिए नहीं था, वो प्रशासन के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द था। क्षेत्र के लिए जो इस्तेमाल किया गया राजस्थान शब्द, वह किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। और इस प्रकार अंत में राजस्थान की पूरी
निर्माण प्रक्रिया के दौरान, राजस्थान के पूरा संपूर्ण एकीकरण के दौरान 26 जनवरी 1950 को इस पूरे प्रदेश को राजस्थान नाम दिया गया। राजस्थान को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भी क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है कि जहां तक उस क्षेत्र की विशेषता रहेगी वहां उसी नाम से उसको जाना जाता है। तो यदि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हम देखा जाए तो राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कांटल है, छप्पन का मैदान है, बांगड़, थली, डूंडार, मगरा, मछला मगरा, गिरुआ, यानी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसके आधार पर इसको देखा जाता है। तो हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान के विभिन्न जो पूरा राजस्थान है उसको अलग अलग क्षेत्रों में किस किस नामों से जाना जाता है और उसके पीछे क्या कारण है कि उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। तो यहां हम देखें, सबसे पहले हम देखें कांटल। कांटल का मतलब है कि नदी के किनारे वाला क्षेत्र। नदी के किनारे वाले क्षेत्रों को कांटल के नाम से जाना जाता है। कहां पर? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा एरिया में। तो जहां माही नदी प्रवाहित होती है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में माही नदी प्रवाहित होती है, तो माही नदी के जो किनारे वाला जो क्षेत्र है, इस किनारे वाले क्षेत्र को कांटल के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर है? प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा। दूसरा हम देखें छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान दोस्तों इसी प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, जहां पर माही नदी प्रवाहित होती है। तो माही नदी में अनेक 56 नदी नाले आके उसमें मिलते हैं। ये सभी जो 56 नदी नाले इसमें आके मिलते हैं, तो इस प्रदेश को छप्पन का मैदान कहते हैं, क्योंकि यहां पर 56 ग्राम का समूह भी स्थित है। 56 गांव यहां पर हैं इस प्रदेश में। माही नदी के मैदानी क्षेत्र में 56 ग्राम स्थित है और 56 नदी नाले यहां आकर मिलते हैं, इसलिए इस प्रदेश को 56 का मैदान भी कहते हैं। अगला हम देखें बांगड़। दोस्तों ये प्रदेश इसके भी दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। ये वाला जो एरिया है ये है बांगड़ वाला एरिया। दोस्तों इसको बांगड़ इसलिए कहते हैं कि पहली विशेषता तो यहां पर ये है कि ये जो प्रदेश है जिसको हम कह सकते हैं कि राजस्थान और गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र। तो राजस्थान और गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र वो भी कहां पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का राजस्थान गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र जहां माही नदी प्रवाहित होती है, तो माही नदी ने इस पूरे क्षेत्र को विच्छेदित प्रदेश के रूप में काट काट कर छोटी छोटी पहाड़ियों में बांट रखा है। तो ऐसे प्रदेश को वहां के स्थानीय लोग क्या कहते हैं? बांगड़ कहते हैं। और इसी प्रदेश में बांगड़ भाषा भी प्रचलित है, इसलिए इसका नाम है बांगड़ प्रदेश। लेकिन दोस्तों ये पूछा जाता है कि बांगड़ प्रदेश कौन से 2 जिलों में स्थित है, तो वो आपका आंसर होना चाहिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और कौन सी नदी? माही नदी वाले क्षेत्र में। अगला हम देखें थली। थली की बात करते हैं तो थली का संबंध जो है वो घग्गर नदी वाले क्षेत्र से है। घग्गर नदी जो एरिया है, घग्गर नदी में चूरू में सरदार शहर और गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इस एरिया में घग्गर नदी का जो उत्तरी मरुस्थली जो प्रदेश है उसे थली के नाम से जाना जाता है। थली घग्गर नदी की जो घाटी वाला एरिया है उस घाटी वाले एरिया को कहा जाता है, और ये विशेष रूप से थार के मरुस्थल का उत्तरी मरुस्थले भाग है जिसे हम थली के नाम से कहते हैं। और इस विशेष रूप से कहां पर है? चूरू सरदार शहर में विशेष रूप से है। लेकिन फिर भी घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें इसको सभी जगह पर इसको क्या नाम बोलते हैं? थली के नाम से पुकारा जाता है। अगला हम देखें डूनार। डूनार प्रदेश कहां पर है दोस्तों? डूनार प्रदेश जो है वो विशेष रूप से जयपुर, दौसा और उत्तरी टोंक। दोस्तों ये जो है ये सारा जो एरिया है ये किसके नाम से जाना जाता है? डूनार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसमें जयपुर, दौसा और उत्तरी टोंक वाला एरिया सम्मिलित है। इसको डूनार प्रदेश इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यहां पर कौन सी नदी बहती है? डूंड नदी। डूंड नदी प्रवाहित होती है यहां पर, इसलिए इसे डूंडार प्रदेश भी कहा जाता है। और यहां डूंडारी भाषा भी प्रचलित है बोलचाल की भाषा में। तो जहां तक वो डूंडारी भाषा का प्रचलन रहेगा वहां तक ये प्रदेश फैला हुआ है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ये कहां पर है? जयपुर, दौसा और उत्तरी टोंक वाला क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। अगला हम देखें मगरा। मगरा कहां पर है? दोस्तों मगरा जो है वो उदयपुर में स्थित है। कहां पर? उदयपुर जो है, उदयपुर की उत्तरी जो पहाड़ी वाला एरिया है, उदयपुर का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र जो है, वहां पर उन पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। और इसके बाद हम देखें मछला मगरा। उदयपुर के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं वो किसके आकार में? मछली के आकार में है। तो उस पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मछली मगरा कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है मगरा जो है मछली मगरा वाला ही एक क्षेत्र है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है उसको मगरा और पूरे एरिया को मछली मगरा कहा जाता है। और ये जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों से पूरा उदयपुर घिरा हुआ है, यानी कि चारों तरफ पहाड़ियां हैं और बीच में उदयपुर है। उदयपुर एक तरह से क्या है? एक तश्तरी नुमा है। चारों तरफ पहाड़ियां हैं और बीच में तश्तरी नुमा बना हुआ है। तो उस तश्तरी नुमा को, यानी कि चारों तरफ पहाड़ों से गिरी मतलब पर्वत, पहाड़ों से गिरी से घिरा हुआ है, इसलिए उदयपुर वाला जो एरिया है उसे गिरुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरुआ। तो यानी कि यहां पर मगरा, मछली मगरा और गिरुआ, इन तीनों का संबंध एक ही क्षेत्र से है, वह है उदयपुर। अगला हम देखें देशहरो। दोस्तों उदयपुर की पहाड़ियां और सिरोही की पहाड़ियां, उदयपुर की पहाड़ियां और सिरोही की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में जो मैदानी क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहता है। और हरा भरा रहने के कारण उदयपुर में कहां पर? यदि हम देखें तो उदयपुर और उसके पश्चिम वाला एरिया सिरोही हरा भरा होने के कारण इसे देशहरो के नाम से जाना जाता है। कौन सा? देशहरो। विशेष रूप से कहां पर? उदयपुर और सिरोही। और उदयपुर और सिरोही जो है यहां पर उदयपुर की कौन सी? जरगा। और सिरोही की कौन सी? रागा। कौन सी? एक तरफ से हम देखें रागा पर्वत सिरोही में, दूसरा जरगा पर्वत। तो इसके बीच का जो एरिया है ये हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? देशहरो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, देशहरो का मतलब क्या है? हरा भरा प्रदेश। नेक्स्ट है भोमट। दोस्तों भोमट भी जो है उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही। तो ये जो देशहरो है इससे ऊपर वाला एरिया, यानी हम तीनों इसमें कंबाइन करते हैं, सिरोही भी आता है इसके अंदर, उदयपुर भी है और इसके अंदर जो है वो डूंगरपुर भी है। तो ये जो नीचे वाला जो एरिया है जिसको हम सिरोही, उदयपुर, ये सारा इसी एरिया में आता है। इसमें आदिवासी क्षेत्र है, ये आदिवासी क्षेत्र है और इस आदिवासी क्षेत्र को भोमट कहा जाता है। तो ये भी एक विशेषता रहता है क्योंकि ये भी एक तरह से मैदानी एरिया है जहां पर आदिवासी समाज यहां पर रहते हैं और वो इसे देशहरो के नाम से, भोमट के नाम से इसके पुकारा जाता है। अगला है भाकर यानी सिरोही। सिरोही जो है उसमें तीव्र उबड़ खाबड़, सिरोही जो नदी है, सिरोही जो है उसकी जो पहाड़ियां हैं वो उबड़ खाबड़ है, कटी फटी पहाड़ियां हैं। और कटी फटी पहाड़ियां मतलब जैसे कोई पहाड़ियां हैं इस तरह से कटी फटी पहाड़ी, आगे की तरफ ये पूरा पर्वत है और ये कटी फटी जो पहाड़ियां हैं इन्हें क्या कहते हैं? भाकर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम देखें लिटिल रण। कौन सा? लिटिल रण। लिटिल रण का मतलब दोस्तों कच्छ का रण से संबंध है। लिटिल रण का मतलब है कि ये जो लूनी नदी जो है वो किसमें प्रवेश करता है, गिरती है, अपना जल विसर्जन करती है कच्छ के रण में। किसमें? कच्छ के रण में अपना जल विसर्जन करती है। तो कच्छ का रण का कुछ हिस्सा राजस्थान में भी आता है। कच्छ के रण का कुछ हिस्सा कहां आता है? राजस्थान के अंदर भी आता है, जिसमें
लूनी नदी जो है विसर्जन करती हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लिटिल रन के नाम से जाना जाता है। लिटिल रन मतलब कच्छ का रन का ही कुछ हिस्सा है लिटिल रन। अब ये कहां पर फैला हुआ है, ये है जालोर, नीचे वाला जालोर और ऊपर बाड़मेर वाले क्षेत्र में ये फैला हुआ है, यानी कि जालोर और बाड़मेर में ये मुख्य रूप से फैला हुआ है लिटिल रन। अगला हम देखें धरियन। धरियन क्या है दोस्तों, जैसलमेर में जो बालू के रेत के टीले हैं, इस जहां तक ये बालू रेत के टीले जो हैं, इन क्षेत्र को धरियन कहा जाता है। जैसलमेर में बालू रेत के टीले वाले प्रदेश को धरियन कहते हैं, क्योंकि ये जो सारा एरिया है, धरियन जो एरिया है, यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत कम पाई जाती है। अधिक जनसंख्या वाला नहीं, जैसलमेर का वो प्रदेश जहां रेत के टीले, बालू के टीले पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र को हम यहाँ पर जैसलमेर में धरियन के नाम से पुकारते हैं। अगला हम देखें कुबर पट्टी। कुबर पट्टी जो है दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है, वो है नागौर में। कहां पर स्थित है, नागौर में, क्योंकि यहां पर भूमिगत जल जो है उसमें लवणता की मात्रा अधिक है, और लवणता की अधिक मात्रा के कारण उसको पीने वाले जो व्यक्ति हैं, मानव है, उसके मानव शरीर में विकृति उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप इस पूरे क्षेत्र को, नागौर में जहां जहां तक इस फ्लोराइड युक्त जो जल पाया जाता है, उस पूरे क्षेत्र को कुबर पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो कुबर पट्टी के बाद हम देखें 15वां जो पॉइंट हमारे पास है लाठी सीरीज। दोस्तों लाठी सीरीज जो है वो जैसलमेर में है, और लाठी सीरीज जो है वो कहां से है, पोखरण से मोहनगढ़ तक। पोखरण से ये जो मोहनगढ़ एरिया है, पोखरण से मोहनगढ़ तक का जो एरिया है, सारे एरिया को लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है, जहां पर थार का नलकूप स्थित है। तो लाठी सीरीज जो है विशेष रूप से कहां पर स्थित है, जैसलमेर वाला जो एरिया है वो लाठी सीरीज के अंतर्गत आता है। लाठी सीरीज के बाद हम देखें बिहड़, खादर, डांग या उत्खात भूमि वाला क्षेत्र। दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये भारत में ही, राजस्थान में नहीं अभी तो भारत में भी फेमस है, कि बिहड़ जो है वो सर्वाधिक कौन सी नदी पर पाए जाते हैं, चंबल नदी पर। और चंबल नदी पे कहां पर हम देखें तो चंबल नदी जो है ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला एरिया, इस एरिया को हम डांग के नाम से भी जानते हैं। डांग, बिहड़ या खादर के नाम से जानते हैं। विशेष रूप से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया जाता है। डांग प्रदेश में, खादर में या बिहड़ हम उससे कह सकते हैं। तो विशेष रूप से ये कौन सा है, चंबल वाला एरिया है। और ये क्यों फेमस है दोस्तों, जो बिहड़ है ये अपराध प्रवृत्तियों के लिए छिपने की शरण स्थली है, अपराधियों के छिपने की शरण स्थली है कौन, बिहड़ क्षेत्र। इसलिए यहां पर चंबल के डाकुओं के नाम से भी ये फेमस एरिया है, जो पहले हुआ करता था, आजकल तो ऐसा होता नहीं है। अगला हम देखें बिहड़ के बाद मेवल या देवलिया। मेवल और देवलिया जो हैं ये है डूंगरपुर बांसवाड़े का बीच का जो क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़े के बीच का क्षेत्र है। ये वाला जो एरिया है जहां पर माही नदी जो प्रवाहित होती है, उसी माही नदी को पहले जो ये जो क्षेत्र था, जब प्रतापगढ़ का क्षेत्र जो है, प्रतापगढ़ में दोस्तों एक देवलिया स्थान है। प्रतापगढ़ में कौन सा है, देवलिया स्थान है। तो उस प्रतापगढ़ वाले एरिया को हम देवलिया के नाम से जानते हैं। ये माही नदी वाला क्षेत्र है, लेकिन ये पहले, क्योंकि जब प्रतापगढ़ जो अलग हुआ ना, उससे पहले किसमें था, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर आता था, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा रियासत का अंदर क्षेत्र था। लेकिन अब जो है वर्तमान में ये प्रतापगढ़ में सम्मिलित किया जाता है, देवलिया। इसके बाद हम देखें अनंत गोचर या अनंत प्रदेश। दोस्तों ये जो है सीकर, सामर लेक जो है, सामर झील जो है,
सामर झील मतलब जयपुर, नागौर। तो सामर झील जो है, इससे ऊपर वाला जो एरिया है, सीकर वाला जो एरिया है, इसे गोचर के नाम से भी, अनंत गोचर के नाम से भी जाना जाता है। अनंत गोचर भूमि के नाम से भी जाना जाता है सामर झील के ऊपर वाला एरिया। इसके बाद हम देखें सपाड़। सपाड़ जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र विशेष रूप से सवाई माधोपुर और करौली, क्योंकि मध्य प्रदेश से सवाई माधोपुर और करौली का जो क्षेत्र संपर्क रखता है, वो संपर्क क्षेत्र जो है, समीपवर्ती जो क्षेत्र है, यानी सवाई माधोपुर करौली का मध्य प्रदेश से छूने वाला जो एरिया है, वह सपाड़ के नाम से जाना जाता है। कहां पर? मध्य प्रदेश से छूने वाला सवाई माधोपुर और करौली का क्षेत्र सपाड़ के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखें बांगर। दोस्तों, बांगर जो क्षेत्र है, ये अरावली पर्वत श्रेणियां जो हैं, अरावली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम में स्थित प्रदेश है। यानी कि हम कहें कि नागौर से सिरोही तक, कहां से? नागौर से सिरोही तक अरावली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम का जो एरिया है, इसे R.L. सिंह, रामलोचन सिंह यानी R.L. सिंह ने इसे बांगर प्रदेश के नाम से पुकारा। अरावली के पश्चिमी क्षेत्र, या फिर हम कहें कि महान थार का मरुस्थल जो है और अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, उनके बीच का जो क्षेत्र है, नागौर से सिरोही तक का एरिया, उसे बांगर कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था बांगर। बांगर कहां पर है? बांगर डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया में। और ये कौन सा है? ये बांगर है, वो बांगर है, दोनों में अंतर है। इसके बाद हम देखें पिडमाउंट। दोस्तों, पिडमाउंट जो है, ये भी एक पर्वतीय क्षेत्र है। पिडमाउंट में हम देखें तो ये है राजसमंद। दोस्तों, राजसमंद में जो पहाड़ी एरिया है, राजसमंद का पहाड़ी वाला जो एरिया है, उस पहाड़ी वाले एरिया को पिडमाउंट कहा जाता है। पिडमाउंट का मतलब पर्वतों के नीचे वाला क्षेत्र, उसे पिडमाउंट कहते हैं। तो राजसमंद वाला जो एरिया है, वो पिडमाउंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अर्बुद क्षेत्र। सिरोही का जो क्षेत्र है, उसे अर्बुद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है गोडवाड़। दोस्तों, गोडवाड़ जो है, ये प्रदेश लूनी बेसिन, यानी कि लूनी नदी जो प्रवाहित होती है, लूनी बेसिन जो एरिया है, लूनी बेसिन में जैसे विशेष रूप से हम देखें गोडवाड़ में कौन आता है? गोडवाड़, ये जो एरिया है, ये सब किस में आता है? गोडवाड़ में। कहां पर? बाड़मेर में, बाड़मेर, सिरोही, बाड़मेर और सिरोही विशेष रूप से इसके अंदर सम्मिलित। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, जो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उसे हम गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ के बाद हम देखें तोरावाटी। दोस्तों, कांतली जो नदी है, सीकर, कांतली नदी जो प्रवाहित होती है सीकर में, तो कांतली नदी का जो एरिया है, कांतली नदी के क्षेत्र को हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद है भोराट, उदयपुर। भोराट है, तो भोराट जो है वह उदयपुर में स्थित है। और भोराट का पठार भी आपने सुना होगा, भोराट का पठार। दोस्तों, हाँ, ये वही क्षेत्र है, भोराट का पठार वाला एरिया। और ये कहां से कहा था कि ये उदयपुर के कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक का जो एरिया है, वो भोराट के नाम से जाना जाता है, और इसे भोराट का पठार भी कहते हैं। इसके बाद हम देखें भोराट के बाद रूमा। दोस्तों, रूमा जो है, वो सामर झील है, उसके आसपास का जो एरिया है, उसे रूमा के नाम से जाना जाता है। और सामर झील में जो नमक उत्पादन होता है, उस नमक को रोमक कहा जाता है। यहां के स्थानीय लोग नमक को रोमक, ये जो एरिया है, क्या नाम दिया गया इसको? इसे रूमा, सामर झील के आसपास के एरिया को रूमा, और इसके जो नमक है उसको रोमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोमक कहा जाता है। अगला हम देखें ऊपरमाल का
पठार। दोस्तों ऊपरमाल का पठार जो है चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ से और बिजोलिया भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया का जो एरिया है भीलवाड़ा में, उस एरिया को हम ऊपरमाल का पठार कहते हैं। यानी ये है ऊपरमाल का पठार। तो ऊपरमाल इसे कहा जाता है। परिपत्र, कौन सा? परिपत्र। परिपत्र क्या है दोस्तों? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसे परिपत्र के नाम से भी जाना जाता है। परिपत्र के बाद हम देखें बड़ जो क्षेत्र है वो भीलवाड़ा और बूंदी के अंदर स्थित है। बूंदी का जो पश्चिमी भाग है जिसमें डाबी वाला एरिया और बिजोलिया का जो क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है वो बड़ के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और ये पूर्ण रूप से एक पथरीला क्षेत्र है। बड़ मतलब पत्थरों से निर्मित है। अगला है नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र जो है वो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया जहां पर इंदिरा गांधी नहर प्रवाहित होती है, इस क्षेत्र को नहरी भूमि या नहरी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने समझे भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम। हमने देखा है कि भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी के साथ साथ हम ये भी देखें कि राजस्थान में प्रचलित बोलियां एवं सांस्कृतिक विशेषताओं अर्थात जनजातियों के आधार पर भी उस क्षेत्र को अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम देखें राठ या अहिरवाट। राठ या अहिरवाट जो है वो कहां पर है? राठ या अहिरवाट जो क्षेत्र है वो अलवर और भरतपुर। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है, अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जो हरियाणा से जुड़ा हुआ है। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जो हरियाणा से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र को राठ या अहिरवाट के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम देखें खेराड़। खेराड़ जो है यहां पर जहाजपुर और बनास बेसिन टोंक, जहाजपुर और बनास बेसिन कहने का मतलब है ये जो जहां भीलवाड़ा और टोंक वाला एरिया, टोंक और इधर भीलवाड़ा, इसका जो एरिया है इसे हम खेराड़, यहां पर खेराड़ी भाषा बोली जाती है इसलिए इसे खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन? जहाजपुर तहसील और टोंक का बनास नदी बेसिन, टोंक की जो बनास नदी जो बेसिन है वो, और भीलवाड़ा का जहाजपुर वाला एरिया, इसे हम क्या कहते हैं? खेराड़ के नाम से जाना जाता है। खेराड़ के बाद है माल खेराड़। अब माल खेराड़ में हम देखें तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ऊपर माल का पठार, जो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ऊपर माल का जो पठार है, ऊपर माल और खेराड़, इन दोनों को संयुक्त रूप से माल खेराड़, ऊपर माल और खेराड़, इन माल और खेराड़, ऊपर माल और खेराड़ दोनों को संयुक्त रूप से माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। जो चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा बिजोलिया तक का एरिया, तो यानी कि कहने का तात्पर्य माल खेराड़ कहां पर है? टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इस एरिया में फैला हुआ है माल खेराड़। दूसरा हम देखें पुष्प क्षेत्र। दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दोनों के क्षेत्र को संयुक्त रूप से पुष्प क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सुजला क्षेत्र। सुजला क्षेत्र जो है वो सीकर, चूरू और नागौर, ये जो एरिया है इसे सुजला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा?
सुजला। विशेष रूप से ये चूरू वाला यानी कि सीकर का एरिया, सीकर इधर, सीकर इसके ऊपर चूरू और नागौर, तो इनका संयुक्त जो एरिया है, इनकी सीमा से बना हुआ जो एरिया है, उस सीमा से एक वर्गीय क्षेत्र को हम सुजला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मालवा, दोस्तों झालावाड़ और प्रतापगढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़ का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम पूरे एरिया को मालवा के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये मालवा का पठार जो है उसका ही विस्तार है। जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार उसी का विस्तार है, यानी कि विशेष रूप से झालावाड़ और प्रतापगढ़ वाला एरिया इसमें सम्मिलित किया जाता है। मेरवाड़ा, दोस्तों अजमेर और राजसमंद का संयुक्त क्षेत्र, विशेष रूप से दिवेर क्षेत्र, दिवेर क्षेत्र जो है उसे मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। दिवेर क्षेत्र जो है अजमेर और राजसमंद का दिवेर क्षेत्र जो है, अजमेर और राजसमंद का जो दिवेर जो क्षेत्र है, उस दिवेर क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये मेरवाड़ा वही है, हमने इसको मेरवाड़ा को हम देखेंगे एकीकरण में, अजमेर मेरवाड़ा, क्योंकि राजस्थान के एकीकरण में एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, तो दोस्तों ये वही है अजमेर मेरवाड़ा दिवेर वाला क्षेत्र। यहां पर मेर जाति, कहां पर, यहां पर मेर जाति का बाहुल्य है, मेर, यहां पर कहां पर, मेरवाड़ा क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मेरवाड़ा। यहां मेर जाति पाई जाती है। मारवाड़, मारवाड़ जो है दोस्तों जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर वाला एरिया, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हाड़ौती, हाड़ौती जो है वो मालवा के पठार का उत्तर में स्थित है, यानी कि इसमें विशेष रूप से कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ इसके अंदर सम्मिलित है हाड़ौती में। दोस्तों हाड़ौती जो है, यहां पर हाड़ौती भाषा बोली जाती है, और यहां का जो राजवंश है वो हाड़ा राजवंश से संबंधित है, इसलिए इस प्रदेश को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शेखावाटी, शेखावाटी जो है वह झुंझुनू और सीकर, चूरू और नागौर। दोस्तों झुंझुनू वाला एरिया, सीकर वाला एरिया, चूरू वाला एरिया और नागौर वाला एरिया, यहां पर हाड़ौती शेखावाटी भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको शेखावाटी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखें मेवात और मत्स्य। देखो मेवात जो है, यहां मेव जाति जनजाति की बहुलता, मेव जाति अधिक होने के कारण उसे मेवात कहा। मत्स्य मीणा जाति का बाहुल्य होने के कारण उसे मत्स्य कहा। तो दोस्तों ये कहां पर है, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर, तो ये जो पूर्वी राजस्थान का एरिया है इसे मेवात और मत्स्य, मेवात मेव जाति, मत्स्य मतलब मीणा जाति की बहुलता के कारण इसे मेवात या मत्स्य क्षेत्र के नाम से जानता है। सपाद लक्ष्य जो है, सपाद लक्ष्य जो क्षेत्र है दोस्तों, ये सामर झील के दक्षिण में है। कहां पर स्थित है, सामर झील के दक्षिण में, सामर झील जो है उसके दक्षिण में स्थित है, और विशेष रूप से अजमेर और नागौर वाला एरिया, अजमेर और नागौर, तो ये सामर झील का दक्षिणी भाग अजमेर और नागौर वाला जो क्षेत्र है उसे सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है, या फिर हम कहें
रूपा जो क्षेत्र है उसके दक्षिण में स्थित है। अगला हम देखें 5242 जो है दोस्तों ये बूंदी के अंदर है, और बूंदी और कोटा के बीच का जो एरिया है, मैदानी जो एरिया है बूंदी और कोटे के बीच का, उसे 5242 के नाम से जाना जाता है। यहां के जो व्यक्ति हैं उन्हें 52 के व्यापारी कहा जाता है, क्योंकि ये एक मैदानी एरिया है और यहां फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। नेक्स्ट है सीवी, मेदपाट और मेवाड़। दोस्तों ये जो है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाला जो एरिया है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाला जो एरिया है उसे हम पहले सीवी के बाद में उसे मेदपाट और अभी हम उसे मेवाड़ कहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि 8 सितंबर 2020 को जयपुर के अंतर्गत राजस्थान के प्रवेश द्वार अर्थात जयपुर का 9 नंबर का द्वार का उद्घाटन किया गया और उसे सरकार को समर्पित किया गया। ये जो गेट है ये इस तरह से आप इसको देख सकते हो। इसमें यदि हम देखें तो आप यहां पर ये गेट है जेलन मार्ग पर स्थित है, और इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे गोडवाड़ और अजयमेरू, मारवाड़, शेखावाटी, डूंडाड़, ब्रज, मेवाड़, वागड़ और हाड़ौती। कुल मिला के ये इसमें 9 गेट बने हुए। तो दोस्तों ये अब लेटेस्ट का प्रश्न है। अब प्रतियोगिताओं में ये जो 9 पॉइंट हैं जिसमें गोडवाड़, अजयमेरू, मारवाड़ा, शेखावाटी, डूंडाड़, ब्रज, मेवाड़, वागड़ और हाड़ौती, इनको आपको स्पेशल याद रखना है। और ये आप इसको अखबार को देख सकते हो, ये है 9 सितंबर 2020 का है। दोस्तों राजस्थान में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक प्रदेशों के नाम के बाद हम राजस्थान के निर्माण की बात करें। राजस्थान के निर्माण का मतलब कि राजस्थान में जो रियासतें थी उन सभी रियासतों का एकीकरण हो। और ये विचार जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों के दिमाग में भी था। उन्होंने राजस्थान पर शासन करने की दृष्टि से ये विचार बनाया और उन्होंने सभी जो रियासतें थी उन सभी रियासतों पर रियासत के ऊपर एक यानी प्रत्येक रियासत में एक रेजिडेंट बनाने का विचार रखा और उन सभी रेजिडेंट के ऊपर एक पॉलिटिकल एजेंट यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यानी कि हम देखें, लेकिन ये जो योजना थी 1857 की क्रांति के कारण विफल हो गई। फिर नए सिरे से राजस्थान का एकीकरण का चरण शुरू हुआ। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत राजस्थान में एकीकरण यानी पूरे भारत में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद 5 जुलाई 1947 को राजस्थान रियासत विभाग की स्थापना की गई। राजस्थान रियासत विभाग की स्थापना में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो तात्कालिक केंद्रीय गृह मंत्री थे, उसी के साथ साथ वीपी मेमन, इन दोनों को रियासत विभाग की स्थापना यानी रियासत विभाग का सलाहकार बनाया गया। और इन दोनों की अथक प्रयासों से राजस्थान की जो 19 रियासतें थी उनका इन्होंने एकीकरण करना शुरू किया। इस दौरान 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में और पाकिस्तान में विलय होने से मना किया, जिसमें डूंगरपुर, भरतपुर, अलवर और जोधपुर। इन रियासतों ने बिल्कुल मना कर दिया कि न तो हम भारत में मिलेंगे और न ही पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन यहां पर रियासतों को अलग अस्तित्व बनाए रखने की शर्त जो रखी गई थी, वो शर्त ये थी कि यदि वो रियासतें अपना अलग राज्य बना सकती हैं
किंतु उसके पीछे एक शर्त यह है कि उन रियासतों में जो जनसंख्या होगी वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली रियासत हो और उस रियासत की जो वार्षिक आय हो वो 1 करोड़ से अधिक हो, तभी उसको एक अलग राज्य बनाया जाएगा या अलग अस्तित्व बना दिया जाएगा। किंतु राजस्थान में जो कुल 19 रियासतें थी उनमें से केवल 4 ही ऐसी रियासत थी जिनके पास 10 लाख से अधिक जनसंख्या और 1 करोड़ से अधिक वार्षिक आय थी, जिनमें थी उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। हाँ, ये रियासतें अपना अलग अस्तित्व बना सकती थी, लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको एक संयुक्त करने का काम किया, जोड़ने का काम किया। तो दोस्तों उस समय हम देखें तो कितनी रियासतें, 19 रियासतें और 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित क्षेत्र। यानी कि हम देखें कि पहली रियासत हम देखें कि जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़, जोधपुर, शाहपुरा, टोंक, बूंदी, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर। कुल मिला के 19 रियासतें थी राजस्थान के एकीकरण से पूर्व। और उन रियासतों पर कुछ ठिकाने भी थे। ठिकाने मतलब जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, लावा ठिकाना। जो लावा ठिकाना था वह जयपुर रियासत के अंतर्गत सम्मिलित था, लेकिन वर्तमान में उसकी स्थिति कहां पर है, टोंक में है। इसी प्रकार से एक निमराना ठिकाना भी था, वो कहां पर स्थित था, अलवर में। इसी तरह तीसरा जो ठिकाना था वह था कुशलगढ़, वो कहां पर था, बांसवाड़ा में। और एक इन सभी के ऊपर जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कहां बनाया गया था, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में। तो दोस्तों इन 19 रियासतों, 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित क्षेत्र को मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अब यदि हम देखें तो ये ठिकाने और रियासत अलग क्यों? क्योंकि दोस्तों जो ठिकाने होते हैं उन ठिकानों पर में तोपों की सलामी नहीं दी जाती, जबकि रियासतों में तोपों की सलामी दी जाती है। तो देखते हैं हम कि ये जो एकीकरण का जो समय लगा वो कितना समय लगा। दोस्तों जो एकीकरण का समय लगा वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। इस दौरान पूरा राजस्थान की रियासतें सब सम्मिलित रूप से एक राजस्थान के रूप में संयुक्त हो गई। शुरुआत कहां से हुई दोस्तों? शुरुआत जो हुई राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र से हुई। पूर्वी क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें थी। इन चारों रियासतों ने संयुक्त रूप से एक संघ का निर्माण किया जिसे मत्स्य संघ कहा गया। और इस मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाई गई वह अलवर बनाई गई और इसके जो राज प्रमुख बनाए गए वह उदयभान सिंह को बनाया गया। दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया था नरहरि विष्णु गौडगिल द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले एकीकरण की जो शुरुआत हुई वो कौन से भाग में हुई? वो हुई पूर्वी भाग में। लेकिन जब दूसरी शुरुआत जो हुई उसके 4-5 दिन बाद ही हम देखें 25 मार्च 1948 को, कुछ दिन बाद ही दक्षिणी पूर्वी की हम बात करें तो दक्षिणी इस क्षेत्र के अंतर्गत जो रियासतें थी उनमें हम देखें तो दक्षिण में सबसे दक्षिणी जो रियासत है वो झालावाड़ है। झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दोस्तों ये सारी रियासतें आपस में मिल गई और इन रियासतों में यदि हम देखें ये सारी रियासतें आपस में क्या हो गई, मिल गई और इन्होंने एक नए संघ का निर्माण किया जिसे नाम दिया पूर्वी राजस्थान। दोस्तों दिख रहा है पूर्वी राजस्थान का मतलब पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे हैं, जिसमें मध्य राजस्थान का कुछ पार्ट भी है, टोंक वाला क्षेत्र भी इसमें स्थित है। तो इस तरह से ये अब ये जो पूर्वी राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, विशेष रूप से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात की, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान प्रदेश है लेकिन इसका नाम क्या दिया गया, पूर्वी राजस्थान। अब पूर्वी राजस्थान का निर्माण कौन से क्षेत्र में हुआ राजस्थान में? तो वो कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। इस दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में
जो ज्यादा वर्चस्व जो रखती थी रियासत, वो कौन सी थी? बूंदी और कोटा। इसलिए कोटा को यहां की राजधानी बनाया गया और कोटा से ही राज प्रमुख भीम सिंह जी को बनाया गया और उपराज प्रमुख जो है वो बूंदी नरेश को बनाया गया। तो इस तरह से ये हमारे पास यहां दो सिस्टम चल रहा है, एक तरफ मत्स्य संघ बिल्कुल अलग है और दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान संघ बिल्कुल अलग है। अब कुछ समय बाद यदि हम बात करें 18 अप्रैल 1948 को एकीकरण का तीसरा चरण है, तो इसमें केवल एक ही रियासत इसमें मिली, यानी कि सामान्य रूप से हम कहें कि जो उदयपुर जो रियासत थी वो पूर्वी राजस्थान संघ में विलय हो गई। अब पूर्वी यानी उदयपुर, अब दोस्तों जब उदयपुर रियासत पूर्वी राजस्थान संघ में विलय हुई तो उसके पीछे यहां पर एक मुख्य पॉइंट यह है कि यहां पर बहुत बड़ा विवाद शुरू हुआ। विवाद यह था कि ये जितने भी पूर्वी रियासतें थी या पूर्वी राजस्थान संघ तो जहां था उसमें सर्वाधिक वर्चस्व रखने वाली जो रियासत थी वो उदयपुर रियासत थी। दोस्तों उदयपुर रियासत की पॉपुलेशन भी ज्यादा थी, दोस्तों इनका वार्षिक आय भी ज्यादा थी, इसीलिए इन्होंने कहा कि जब रेवेन्यू हमारा ज्यादा हो, पॉपुलेशन हमारी ज्यादा हो, तो हमें कुछ ना कुछ तो इसमें बनाया जाए। तो फिर इस समय यहां पर राज प्रमुख जो बनाए गए भूपाल सिंह जी को बनाया गया और राजधानी किसको बनाया गया? उदयपुर को बनाया गया। तो इस तरह से ये तीसरा चरण चला। अब दोस्तों यहां पर प्रश्न बनता है, हाँ इसका जो उद्घाटन करते थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान संघ था उसके कौन थे? नरहरि विष्णु गौडगिल। अब यहां पर इसी प्रकार इसमें भी कौन थे? नरहरि विष्णु गौडगिल। तो आपको ध्यान रखना है, तीन चीज मुख्य रूप से ध्यान रखनी है कि एक तो उद्घाटनकर्ता कौन है, राज प्रमुख कौन है, राजधानी किसको बनाई गई, संघ कौन सा था, वो पूरा क्षेत्र कौन सा था, कौन से रियासत मिले। अब यहां पर हम देखें, प्रश्न बनता है कि कुशलगढ़ ठिकाना कौन से चरण में मिला? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुशलगढ़ ठिकाना कौन से चरण में मिला? दोस्तों वो द्वितीय चरण में मिला। इसी प्रकार से लावा ठिकाना वो भी कौन से चरण में मिला? द्वितीय चरण में मिला। अब यहां पर हम देखिए अब कितनी रियासतें हो गई? यहां पर तीनों कुल मिला के जो तीसरा जो चरण है, इस तीसरे चरण में हमारे पास 10 रियासतें यहां पर मिल गई हैं। तो अब यदि हम देखें अगले चरण की बात करें तो अगला चरण जो है चौथा चरण है। चतुर्थ चरण में राजस्थान में जो राजस्थान के एकीकरण में जो रियासतें मिली वो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान का योगदान रहा। पश्चिमी इस चतुर्थ चरण जो है वो 30 मार्च 1939 में विलय हुआ और इसमें जो रियासतें थी वो कौन सी थी? दोस्तों इसमें 4 रियासतें थी। यहां हम देख सकते हैं जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर और इधर से जयपुर रियासत। शुरू करो। तो चतुर्थ चरण जो है वो 30 मार्च 1949 को विलय हुआ और इसमें जो रियासत थी वो रियासतें पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान से थी। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर और उत्तरी में बीकानेर और जयपुर रियासत इसमें सम्मिलित हुई। अब ये जो रियासत थी इसमें सर्वाधिक जो वर्चस्व था वो जयपुर रियासत का था, इसीलिए इस समय जो राजधानी बनाई गई वो जयपुर। कौन से चरण में? चतुर्थ चरण में राजधानी कौन सी बनाई गई? जयपुर बनाई गई और राज प्रमुख किसको बनाया गया? मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। किंतु जब ये चारों रियासतें किसमें मिली? उदयपुर वाली में, यानी कि हम कहें ये जो वृहद राजस्थान है वो संयुक्त राजस्थान में मिला। तो इस संयुक्त राजस्थान में जब मिला तो यहां पर उदयपुर थी और यहां पर जयपुर। तो टक्कर किसके बीच में हुई? जयपुर और उदयपुर रियासत के बीच में। इसलिए यहां पर उदयपुर जो रियासत है, यहां उदयपुर रियासत से भूपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख बनाया गया। तो इस तरह से, और इसका उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया।
अब इसके आगे यदि हम बढ़े तो पंचम चरण में हम देखें तो पंचम चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान हुआ। संयुक्त वृहद राजस्थान मतलब डॉक्टर देवराय समिति, डॉक्टर देवराय समिति की सिफारिश में पूर्वी राजस्थान जो मत्स्य संघ की रियासत थी उसे वृहद राजस्थान में संयुक्त कर दिया गया। फिर वो क्या बन गई, इस जो रियासत है वो संयुक्त वृहद राजस्थान बन गई। वृहद राजस्थान और ये पूरा एरिया इसमें यानी मत्स्य संघ जो है वो इसमें सम्मिलित हो गया। और मत्स्य संघ सम्मिलित होने के बाद अब यहां पर जो है राज प्रमुख बनाए गए वो मानसिंह द्वितीय को बनाया गया और राजधानी भी क्या हो रही, जयपुर। अब राजधानी कंटिन्यू जयपुर ही रहेगी, राजधानी क्या रही, जयपुर रही। तो और इसके जो मुख्यमंत्री रहे वो हीरालाल शास्त्री बनाए गए। इसके बाद हम देखें पंचम चरण के बाद षष्ठम चरण छठी चरण में देखें 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसमें केवल एक रियासत मिली। कौन सी, सिरोही रियासत। छठे चरण में सिरोही रियासत मिलने से यहां पर कुल कितने ठिकाने, मतलब पूरी रियासतें मिल चुकी है, 19 रियासतें और ठिकाने तीनों मिल गए। क्योंकि दोस्तों लावा जो ठिकाना था वो जयपुर रियासत के मिलने के साथ ही मिला है, न कि टोंक के, क्योंकि टोंक एरिया में था लेकिन उसका जो शासन तो वो जयपुर रियासत से संबंधित था, इसलिए जो लावा ठिकाना था वो जयपुर रियासत यानी कि चतुर्थ चरण में लावा ठिकाना मिल गया। हाँ, अब जो पूरी 19 रियासतें और 3 ठिकाने इस छठे चरण में कंप्लीट हो गई और यहां पर मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को। और अब यहां पर राजधानी किसको बनाया गया, दोस्तों राजधानी अब जयपुर ही रहेगी और राज प्रमुख जो रहेंगे वो मानसिंह द्वितीय ही रहेंगे। इसके बाद लास्ट जो चरण है वो सप्तम यानी 7वां चरण है और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में संपन्न हुआ। तो इसमें जो केवल रियासतें मिल चुकी थी लेकिन कुछ क्षेत्र बचा हुआ था, जैसे आबू देलवाड़ा क्षेत्र कुछ इसमें बचा हुआ था। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा इसमें बचा हुआ था और कुछ क्षेत्र हमने मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र से भी लिया। मध्य प्रदेश मंदसौर का मतलब ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये मध्य प्रदेश का था, एमपी का। इस मध्य प्रदेश को भी हमने झालावाड़ में सम्मिलित कर दिया और कुछ एरिया जो कोटा का था, सिरोंज जो क्षेत्र था वो कोटा का था, वो किसको दे दिया हमने, एमपी को दे दिया। तो यानी कि एमपी से हमने यानी मध्य प्रदेश से क्या लिया, ये मंदसौर वाला एरिया यानी कि सुनील टप्पा वाला एरिया जो वर्तमान में कहां पर स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। और कोटा जो रियासत था उस कोटा रियासत का सिरोंज क्षेत्र हमने एमपी को दे दिया और इस तरह से पूरा संपूर्ण राजस्थान कंप्लीट हुआ। अब इस राजस्थान के दौरान जब हम देखें तो हमने सभी रियासतों का इसमें विलय हुआ। अब दोस्तों यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला प्रश्न है, यदि हम कहें कि 19 रियासतें जो हैं उन 19 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, और दोस्तों सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, वो सबसे बड़ी रियासत थी वो जोधपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। और सबसे छोटी रियासत कौन सी है, दोस्तों सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है दोस्तों जयपुर। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, छोटी रियासत है शाहपुरा। यदि देखा जाए तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, सबसे प्राचीन रियासत थी उदयपुर। सबसे नवीन रियासत कौन सी है, सबसे नवीन रियासत है झालावाड़। प्रश्न किसी प्रकार से बन सकता है, सबसे पहले कौन सा क्षेत्र मिला, पूर्वी मिला, उसके बाद कौन सा पश्चिम मिला, दक्षिण मिला, ये सारे हम एकीकरण के रूप में समझा। धन्यवाद।